बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। आजकल मौसम का हाल कुछ इसी तरह से है। वैसे सर्दी आई तो नहीं है, लेकिन रातें वॉक करते हुए थोड़ी ठंडी ज़रूर महसूस होने लगी हैं। अच्छा तो लगता है, मगर साथ में ये अंदेशा भी महसूस होता है कि सर्दी कहीं जल्दी ना आ जाए। चलें, एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को पता है कॉग्निटिव लेबर क्या होता है? अगर पता है तो ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा। वैसे मैं भी बता ही रही हूँ। कॉग्निटिव लेबर होती है यानी कि बिस्तर से उठने से पहले आपका थका हुआ होना, जो कि बहुत कॉमन फिनोमेना है ना? हर एक के साथ कभी ना कभी ये होता ज़रूर है। और ये फिज़िकल मुशक्क़त की वजह से नहीं होता, बल्कि ज़हनी मुशक्क़त की वजह से होता है। और यही होती है कॉग्निटिव लेबर। जो कि इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती। देखिए, जितने भी आप फिज़िकल काम करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, उनकी कहीं न कहीं आपको प्रैक्टिस हो गई होती है। देखिए, अंडा बनाना, पराठे बनाना, चाय बनाना, घर के काम करना, खाना-वाना पकाना, शुरू-शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे-जैसे ये काम आप करते जाते हैं, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बिल्कुल वही वाली बात अप्लाई होती है कि जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर है उस पे कमांड आ जाती है और आप वो काम बिल्कुल रोबोट की तरह करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन जो ज़हनी मुशक्क़त है, जो ज़हनी काम है, वो हर रोज़ मुख्तलिफ होते हैं। उसके लिए हर दफ़ा एक नई एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक नए गेम प्लान की ज़रूरत होती है, क्योंकि रोज़-रोज़ के मसाइल जो हैं वो आइडेंटिकल होते नहीं हैं। जैसे कि अगर आप सोचें कि छोटा बच्चा है अगर आपके पास, बहुत क्लीन स्लेट है आपके लिए। करना क्या है, उसका फीडिंग टाइम होना चाहिए, उसका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, वो उसी हिसाब से सोए जाएगा, उठेगा और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना ही पकाना है। हाँ, जिन दिनों वो बीमार हो जाएगा, वो लंबी रातें गुज़ारना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। इसका मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाएँगे तो फिर इनकी लेबर थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो जाएगी और वो लेबर ऑफ लव होगी उनको एंगेज रखना। क्योंकि अब तो उनका दिमाग भी चल रहा है ना, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, फ़रमाइशें हैं, बातें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। उन सबको पूरा करने के लिए आपको पूरा उतरना बहुत मुश्किल लगता है। पार्क ले जाना एक काम है, अब वहाँ पे मच्छर हों और आप ना लेके जाएँ तो फिर और मुश्किल है। इसी तरह से ना कोई दादी का घर है पास में, ना ही कोई फूफो का घर है पास में कि बच्चे कहीं न कहीं एंगेज हो सकें। ये भी बहुत मुश्किल है। मेरे ख़्याल में बहुत सारे बाहर रहने के चैलेंजेस में से एक चैलेंज ये होता है कि आप अकेले हैं। उस सूरत में यकीन मानें आपको इतना मेंटल बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ एक आदमी की बात कर रही हूँ, वो हैं आप। अपने फ्रिज पे एक लिस्ट लगाइए। क्या करना है, क्या ख़रीद के लाना है, क्या होना चाहिए। यकीन मानें आपका मेंटल स्ट्रेस जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा एक दफ़ा पेपर पे अपनी सोचों को उतारने के बाद। तो जनाब, सुकून से नाश्ता किया है, बारिश को एंजॉय किया है और अब हम आ गए हैं किचन में खाना पकाने के लिए। बहुत से लोगों को मील प्रेप करना इतना मुश्किल लगता है, इनफैक्ट उन्हें लगता है कि ये तो जुर्म है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्लीज़ इसका कॉन्सेप्ट ज़रा सा समझ लें। अगर आपने गोश्त को रात को फ्रिज में रख दिया है फ्रीज़र से निकाल के, ताकि वो सुबह डिफ्रॉस्टेड हो और आप फटाफट पका सकें, तो ये मील प्रेप है। अगर सब्जियां कटी हुई हैं, प्याज फ्राई हुआ हुआ है पहले से और आपको खाना पकाने में उसकी वजह से आसानी हो रही है, तो ये भी मील प्रेप है। तो इसमें खाने का ताज़ा होना या पुराना होना मैटर नहीं करता। इसमें वो स्टेप्स मैटर करते हैं जिसकी वजह से आपका कुकिंग और आपके काम का बर्डन जो है वो कम हो जाता है। समझ आई ये बात? आप लोगों को सुन के हैरत होगी कि ये जो ग्रेवी मसाले लोग अब बनाते हैं और फ्रीज़ करके आपको दिखाते हैं, हमारे घर में हमारे बचपन में बना करता था। हमारी अम्मा प्याज टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करके उसमें नमक मिर्च हल्दी जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से जो है वो पका के ग्रेवी का पेस्ट बना लेती थी। इसको ठंडा करके फ्रीज़र में अगर आप रख दें
तो नेक्स्ट टाइम जो भी सालन आपने पकाना है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत दरकार होगी ही नहीं। सिर्फ़ इसी को डिफ्रॉस्ट कीजिए और इसके अंदर जो भी सालन पकेगा, जो सब्ज़ी डलेगी, जो गोश्त डलेगा, वो आप झटपट कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि सोशल मीडिया से बहुत पहले हमारी माएँ मील प्रेप के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थीं। तो जी इस इंस्टा पॉट में बन रहा है आलू गोश्त। गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया, बिल्कुल ब्राउन हो गया, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, सारे मसाले डाल के उसको मैंने गला लिया। गलाने के बाद उसको खोला, उसमें आलू डाले, थोड़ा सा फ्राई किया और दोबारा 1 कप पानी डाल के इसको 4 मिनट का प्रेशर लगा दूंगी। तो आपका इतना अच्छा आलू गोश्त तैयार होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लोगों से आलू गोश्त कंट्रोल नहीं होता, शायद इस वजह से क्योंकि गोश्त को आप सही से भूनते नहीं हैं या फिर शोरबा बहुत पतला बना देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और खुश रंग आलू गोश्त हमारे घर में तैयार है। चूँकि मैं ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करना चाह रही थी तो मैंने आलू गोश्त को एक शीशे के बोल में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि अभी वो गर्म था। सुबह-सुबह मैंने उड़द की दाल कहते हैं इसको या फिर माश की दाल, इसको भिगो के रखा था तो 3-4 घंटे अच्छी तरह से भीग गई है। अब उसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके जो ग्रेवी हमने बनाई है उसे डालेंगे, दाल को डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डाल के इसको 5 मिनट का प्रेशर लगाएँगे। ये इतनी खिली-खिली और मज़ेदार सी दाल तैयार हो जाएगी कि आप भी हैरान होंगे कि कितनी आसानी से बनी है। यकीन कीजिए। जितनी देर में मैंने खाना पकाया, हमारी टू डू लिस्ट में से एक काम डन हो गया और हमारी बेटी साहिबा ने आके उसको भी चेक मार्क लगा दिया। ये देखिए, माशाल्लाह एक-एक दाना बिल्कुल अलग है। एक ज़माना था इस दाल को पकाने के लिए मुझे घंटों लग जाते थे, या तो कच्ची रह जाती थी या फिर बहुत ज़्यादा गल जाती थी। और अब देखिए आप, अगर आप चाहें तो इसका पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई भी कर सकते हैं, पर हमें ये थोड़ी इसी तरह से पसंद है। तो बस जी हमारा खाना तैयार है और ये खाना हमें ना सिर्फ़ आज के दिन बल्कि कल के दिन भी आसानी देगा। तो मील प्रेप 7 दिन की हो ज़रूरी नहीं है। 2 दिन की मील प्रेप भी आपको पूरे 24 घंटे देती है आपकी लाइफ़ में। कुछ और करने के लिए, थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए, कोई और काम निपटा लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि जाके लेट जाएँ, कुछ और कर लीजिए। भाई काम तो बहुत सारे हैं ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप सबीन के घर आएँ और आपको खाने के साथ मीठा ना मिले। भई ये तो ज़्यादती है ना। लेकिन आज का मीठा है मज़ेदार। इसमें एक कॉम्पोनेंट ऐसा है जो मेरी टू डू लिस्ट का पार्ट है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। लेकिन सबसे आसान और मज़ेदार बात ये है कि आपने इसको बेक नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने फीकी मूँगफली, जो कि सॉल्टेड नहीं होती, उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर आपके पास रोस्टेड मूँगफली है और उसमें नमक नहीं डला हुआ तो भी काम चलेगा, ठीक है? मेरे पास बिल्कुल सादी मूँगफली थी तो वो वहाँ ड्राई रोस्ट हो रही है। और यहाँ पे हमने अपने फ़ेवरेट बिस्किट, मारी बिस्किट जिसको मैं मैरी बिस्किट कहती हूँ, उसको अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। ये बस 1 पैकेट है, फुल बड़े वाला 1 पैकेट मैरी बिस्किट। आप इस काम के लिए कोई भी ज़िप-लॉक बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं बिस्किट्स को, लेकिन आपको मूँगफलियों का भी इसी तरह का चूरा बनाना है उनके ठंडे होने के बाद। तो इसलिए चॉपर ब्लेंडर बहुत अच्छा रहेगा। जब तक मूँगफलियाँ ठंडी हो रही हैं, उतनी देर में आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए तिल को। आप सफ़ेद तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास काले तिल थे और ख़त्म नहीं हो रहे, तो मैंने तो काले तिल जो हैं वो ड्राई रोस्ट किए हैं। मूँगफली को आप कपड़े पे हल्के से मसलेंगे तो काफ़ी हद तक इसके छिलके उतर जाएँगे, लेकिन कुछ छिलके रह भी जाएँगे तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठंडा होने पे तिल और मूँगफली का आपने इसी तरह से पाउडर बना लेना है, जैसे कि आपने पहले बिस्किट्स का बनाया था। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये सब चीज़ें एक बोल में भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने सोचा कि ऑलरेडी चॉपर इस्तेमाल ही हो रहा है तो हम इसी को काम में लाते हैं। इसी में मैंने बिस्किट का चूरा भी मिला दिया है और एक छोटा कैन जो है वो
कंडेंस्ड मिल्क का डला है और ज़रा सा इसमें हम डाल रहे हैं वनीला एसेंस, ताकि हाथ भी गंदे ना हो, एक और बोल और चम्मच भी गंदा ना हो और इसी में जो है वो सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब कोई भी आपने बेकिंग डिश लेनी है, ग्लास की डिश ले लें, कोई सी भी डिश ले लीजिए, उसमें पार्चमेंट पेपर लगा लें, उससे आसानी होगी। ये जो आपने एक आमेज़ा सा बनाया है, इसको आपने इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। अब कोशिश करें कि ये स्मूथ हो और हर तरफ से जो है वो एक ही हाइट का हो। ये ना हो कहीं से मोटा है, कहीं से पतला है, तो ये जो आपका नो बेक बाइट्स हैं या नो बेक केक है, ये कहीं से ऊंचा-नीचा होगा ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। एक सबसे बड़ा स्ट्रेस घर की ख़वातीन के दिमाग में ये होता है कि वो चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं आ रही, किस तरह से इस्तेमाल में आ जाएँ। क्योंकि कोई खा नहीं रहा, फेंक हम सकते नहीं हैं, ज़ाया नहीं करनी ज़ाहिर है, तो उससे कोई ऐसी चीज़ बनाएँ कि वो सब के सब शौक से खा लें। तो बस जी ये डेज़र्ट उसी का एक हिस्सा है। ये वाली चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा नटी चॉकलेट्स थी और हमारे घर में कोई नहीं खा रहा था। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि आपको यहाँ पे प्लेन चॉकलेट का इस्तेमाल करना है। लेकिन देखिए, मैंने ये वाली चॉकलेट्स को जो है वो मेल्ट कर लिया डबल बॉयलर पे, यानी नीचे गर्म पानी रखें, ऊपर दूसरा बर्तन रखें, तो चॉकलेट बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। इस चॉकलेट में जितने चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे नट्स हैं। तो अच्छा है, हमारी जो बार्स बन रही हैं वो भी नटी हैं, ऊपर से चॉकलेट भी नटी डल जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला सब आपस में हम आहंगी के साथ रहेंगे और सब खुशी-खुशी इसको खा भी लेंगे। वैसे ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे चीज़ें इस्तेमाल करनी थी तो मैंने ये चॉकलेट इस्तेमाल कर ली, इसको फ्रिज में रख दिया, 10-15 मिनट बाद चॉकलेट सेट हो जाएगी। अब आपने अपना ये जो केक है इसे बाहर निकाला और इसको उल्टा कर दिया। अब जो दूसरी चॉकलेट एक और पड़ी हुई थी उसे भी मैंने इसी तरह से मेल्ट कर लिया। वो काफ़ी छोटी थी लेकिन फिर भी उसने काफ़ी हद तक जो है वो कवर कर लिया बैक साइड को। तो यानी फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से ये चॉकलेट से कवर हो गई है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक तरफ वाइट चॉकलेट लगा लें, एक तरफ डार्क लगा लें। तो बस जी, मूँगफलियाँ इस्तेमाल करने का जो काम मेरे दिमाग पे सवार था, फाइनली मैंने उन्हें इस्तेमाल कर लिया। अब रिलैक्स होके बैठ के अपना शो देखेंगे और साथ में करेंगे अपना मज़ेदार सा लंच और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाबे वाला, ये केक या फिर ये जो चॉकलेट बाइट्स हैं, इनको आप फ्रिज से निकाल लीजिए और इनको आप कट कर लें। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी कोई ज़ोर लगा के कट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें ज़्यादा ज़ोर लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये फ्रिज से निकला है। बाहर रहेगा तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी, क्योंकि आपने इसके ऊपर चॉकलेट लगाई है, तो इसको फ्रिज में ही रखें। और मेरे बच्चों का कहना ये है कि ये एडिक्टिव हैं, इन पे हाथ नहीं रुकता। तो इनको अपनी मर्ज़ी के साइज़ के हिसाब से कट कर लें और किसी भी पार्टी में सर्व कर सकते हैं। और अगर आप किसी ड्राइव पे जा रहे हैं तो अपने साथ एक छोटा-सा स्नैक बना के ले जा सकते हैं। क्या ख़्याल है? सही कह रही हूँ ना? तो जी, इतनी तैयारी और इतना काम-धाम, झाम सब कुछ मैंने इस वजह से कर लिया, क्योंकि मुझे जाना था अपने बेटे को टोरंटो से पिक करने के लिए। अब आपको पता है कि अगर आपने 2 ढाई घंटे की ड्राइव जाने की करनी है, ढाई घंटे की ड्राइव आने की करनी है, तो ऑब्वियसली आप काफ़ी से ज़्यादा थक जाएँगे और अगले दिन फ़ॉर श्योर मेरे जैसा आदमी बिल्कुल मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड नहीं होगा किचन में जाके काम करने के लिए। तो बस जी, जब इस किस्म की कोई कार्रवाई आपने करनी हो तो ज़रूर मील प्रेप किया करें। और यकीन माने, उस दिन हमने सफ़र में ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, ट्रेन्स, ब्रिज, पता नहीं क्या कुछ नोटिस किया जो नॉर्मली हमने कभी नहीं देखा। मेरा ख़्याल है इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो ये चमकता-दमकता रोशन दिन, या फिर पुरसुकून दिमाग जिसे पता है ना घर जाके कुछ करना है और ना ही अगले दिन। या फिर एक सिंपल सा रीज़न कि हमेशा उनका पिक एंड ड्रॉप रात में ही किया है। कभी तफ़सीलन दिन में ये देखने का मौका नहीं मिला। ख़ास तौर पे वो वाला ब्रिज जिसके बनाने में उनका भी हाथ शामिल है।
अल्हम्दुलिल्लाह हर उस नेमत के लिए जो अल्लाह पाक ने हम सबको अता फ़रमाई है, और ख़ास तौर पे उसके लिए जो उसने हमें नहीं दी, क्योंकि वो बेहतरीन जानता है। तो अल्लाह ताला हमें ज़वाल नेमत से महफूज व मामून रखे, और हर वो चीज़ जो हमें सुकून और खुशी देती है उसे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। रास्ते में जी उनको तो लग गई भूख, अभी घर पहुंचने में टाइम था, उन्होंने कहा चलें रिजवे प्लाजा चलते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को रिजवे के बारे में नहीं पता है तो बस जी आज पता चल जाएगा। वैसे तो मेरे ख्याल में हर एक को अब रिजवे का पता है। इनफैक्ट जो हमारे दोस्त खास तौर पे यूएस से आए थे, उनकी भी पहली डिमांड ये थी कि हमने रिजवे देखना है। तो रिजवे कराची को जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये एक तारिक रोड है जो 4-5 तरफ फैली हुई है। बिल्कुल तारिक रोड वाली वाइब्स हैं, वैसे ही गाड़ियाँ चलती हैं, वैसे ही रश होता है, वैसे ही हॉर्न बजते हैं, और वैसी ही पब्लिक भी नज़र आती है। तो यहाँ आके आपका देसी माहौल जो है वो अचानक से बहुत हद तक जो है वो आपको देखने को भी मिलता है, और आपकी आँखों को ठंडक और तसल्ली भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप बहुत अरसे से कनाडा में रह रहे हैं और यहाँ के सुकून की और ख़ामोशी की आपको आदत हो गई है, तो रिजवे जाके इतना रश, इतना शोर, इतना हंगामा देख के आपको थोड़ी-सी घबराहट और हैरत ज़रूर हो सकती है। इस प्रोविंस का फूड स्ट्रीट अगर इसको कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अरबी खाने, पाकिस्तानी खाने, इंडियन खाने, देसी खाने, विदेशी खाने, हर तरह का खाना मिलता है, हर तरह का मीठा मिलता है, और प्रॉपर बैठने की जगह हैं, प्रॉपर खाने-पीने का जो है वो हिसाब-किताब क्लियर है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कनाडा में हर जगह बहुत जल्दी बंद हो जाती है, मतलब 9 बजे के बाद आपको कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ मिलता नहीं है। मगर रिजवे में आपको ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स लेट नाइट तक खुले हुए भी मिलेंगे, इवन वीकडेज़ में। तो जी हमने निहारी इनमें खाई निहारी, और उसके बाद हमने अपना पर्सनल लेमनेड बनाया सोडे के अंदर नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के। इस रिएक्शन को देख के तो हुसैन साहब बड़े खुश हुए। आप में से बचपन में कितने लोगों ने ये वाला लेमनेड पिया हुआ है घर में बना के, ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, आपकी औलाद में ना एक बड़ी ख़ुसूसियत होती है, जब आप उन्हें कहते हैं कि हमारे साथ ड्राइव करने चलो इतनी दूर, तो वो कहते हैं नहीं भई, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, इतनी दूर जाना फिर आना, हम तो बिला वजह थकेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आप बीच में कहीं रुक गए हैं और कोई अच्छा-सा खाना खा रहे हैं, तो बस फिर वो अपने जो हैं वो औलाद वाले कार्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम तो मासूम बेचारे अकेले, आप हमारे बगैर बाहर खाना खा रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आएँगे। तो हमने निहारी, इन पे निहारी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। मुझे अच्छी लगी वो निहारी, लेकिन मेरे हिसाब से कम स्पाइसी थी, और शायद उसका रीज़न यही हो सकता है कि जो देसी ना हो, एटलीस्ट वो भी तो निहारी खा सके। तो इस वजह से जो है वो एवरेज निहारी थी, और उसके बाद हमने यहाँ से डेरा पे आके हमने यहाँ से ख़रीदी है बिरयानी, जो कि हम घर जाके बच्चों को देंगे। और डेरा पे हमने खाना तो नहीं खाया, लेकिन इनके जो इतने मज़े-मज़े के फ्रेम्स लगे हुए थे ना, इसने मुझे इतना महज़ूज़ किया, मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग भी इन्हें पढ़ें और अपना दिल खुश करें। कुछ बातें तो इतनी दिल के करीब थीं कि क्या कहना। चूँकि ये एरिया अब लोकल हब बन गया है, लोग जो हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ डाइन आउट करने आते हैं, बल्कि अपनी मीटिंग्स भी यहाँ पे रखते हैं। इनफैक्ट मैं कुछ फैमिलीज़ को जानती हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों की बात पक्की भी इन्हीं रेस्टोरेंट्स में की। यानी एक तरह से ये सोशल गैदरिंग का हब बन चुका है। अगर आप लोगों ने लोगों से मिलना है और उन्हें कहीं बाहर इनवाइट करना है, तो ये बेस्ट जगह है। कोई आपके शहर से बाहर आया हुआ है तो डेफ़िनेटली वो इस फूड स्ट्रीट को ज़रूर विज़िट करना चाहेगा, तो आप ज़ाहिर है उसको लेकर आएँगे अपने साथ। या फिर अगर आप किसी को घर नहीं बुलाना चाहते, बाहर एंटरटेन करना चाहते हैं, तब भी ये जगह बहुत अच्छी है। ज़रा हल्ला-गुल्ला है, शोर-शराबा है, नॉर्मल जगहों से डिफरेंट है। वैसे मैं अगर किसी को सुकून से इनवाइट करना चाहूँ, तो फ़ॉर श्योर किसी पीसफुल जगह पे ही इनवाइट करूँगी, जहाँ मैं आराम से खा भी सकूँ और बातें भी कर सकूँ। लेकिन अगेन आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है।
यहाँ पे हम जो है हिजाब की दुकान पे घुसे और डिफरेंट तरह के हिजाब थे, बल्कि बहुत बड़ा कलेक्शन है, डिफरेंट मटेरियल हैं, डिफरेंट प्रिंट्स हैं। जो लोग हिजाब पहनते हैं उन्हें पता है कि हर एक का अपना टेस्ट होता है, अपना स्टाइल होता है। लेकिन ओवरऑल मुझे ये शॉप थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा महंगी लगी। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई लोकल वेंडर से हिजाब ख़रीदते हैं तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो देसी कम्युनिटी होती है उसमें एक बड़ा अच्छा सा ट्रेंड है कि वो रात में कहीं ना कहीं बैठते ज़रूर हैं। जो कराची वाले हैं वो कैफ़े प्याला, कोयटा होटल, इन सब को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी तरह लाहौर में भी छोटे छोटे कैफ़े हुआ करते थे जहाँ बैठ के आप थोड़ा सा चाय आइसक्रीम कर सकते थे। बस वही वाला ट्रेंड मेरा ख़्याल है दुनिया के हर कोने में चलता है। कहीं ना कहीं बैठक का इंतज़ाम होता ही है, चाहे गांव की चौपाल हो, चाहे कहीं की पंचायत हो, बस बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको डिज़र्ट्स मिलती हैं, कॉफ़ी मिलती है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं, प्रॉपर खाना नहीं होता। और यही सारे स्पॉट्स हैं आजकल के बच्चों के फेवरेट। यहीं पे आपको वो बैठे हुए नज़र आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस मील प्रेप और उस प्रॉपर टू डू लिस्ट की वजह से मेरा दिमाग इतना रिलैक्स था। मुझे पता था कि मैं जितना टाइम बाहर गुजारूंगी और जितना रिलैक्स हो के सुबह में उठूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास कल के लिए इंशाल्लाह इनफ इंतज़ाम है। तो मील प्रेप को कभी भी पीछे ना डाला करें और अपनी ज़िंदगी में जो है वो आसानी और सुकून पैदा करें। तो जनाब यहाँ पे आ गया द डोर स्टोरी। यहाँ पे हम स्पेशली लेके गए बच्चों को अंदर। खैर बड़े वालों ने तो इनकार कर दिया कि हमें इधर से कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन हमें सुनने में ये पता चला कि इस रेस्टोरेंट का एक डिज़र्ट जो है वो बहुत फेमस है और लोग दूर दूर से उसे खाने के लिए आते हैं। यहाँ घुस के मुझे एहसास हो गया कि ये जगह महज बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और हर नेशनैलिटी का आदमी बैठा हुआ था। खैर हुसैन साहब ने ऑप्शंस देखे तो उसके बाद उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा अम्मा इसमें से तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ये तो हर चीज़ इतनी बड़ी है। मैंने कहा वो छोटा सा मुन्ना सा तुम मफ़िन ले लो। तो उसने कहा ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा कि हाँ आप घर में बनाती हैं। मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैंने कहा उफ, किसी को तो मेरी बेकिंग की कदर हुई आखिरकार। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि अब मैं टीनेजर नहीं रही बल्कि एक अम्मी के ओहदे पे फ़ाइज़ हो गई हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऊंची दुकान और फीका पकवान ये मिसल बहुत ही जेन्युइन है। यकीन करें, जिस मीठे के लिए हम स्पेशली अंदर आए थे उसका नाम है पडल, और ये बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से आके खाते हैं। और इसको देख के पडल का ही एहसास हो रहा था। मतलब ब्राउनी थी और उसे सॉस में डिप किया हुआ था। और अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा मैंने भी ब्राउनी बनाई थी हॉट सॉस के साथ और उसे सिज़लर पे सर्व किया था। मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में, इंशाल्लाह उसे ज़रूर ढूँढ के डाल दूँगी। तो बिल्कुल मेरे ख़्याल में ये वही कॉन्सेप्ट है, बल्कि हमारी मच मच बेटर थी। ये ब्राउनी बहुत ड्राई थी, शायद इस वजह से, क्योंकि इन्होंने इसको इतनी देर तक इसके ऊपर सोक करके रखना है, तो उन्होंने सुपर ड्राई ब्राउनी बनाई हुई थी जो खाते हुए आपको फ़ील होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ आप अपने घर में बनाते हैं वो बहुत अच्छी बनती है, वो बहुत सस्ती बनती है और यकीन करें वो आपकी दस्तरस में होती है। यानी कि इस वक्त अगर आप अपने घर में हैं और जाके माइक्रोवेव की 1 मिनट माइक्रोवेव ब्राउनी बनाएंगे, तो यकीन करें उसका टेस्ट इस ब्राउनी से बेटर होगा। वो इससे ज़्यादा सस्ती होगी, आपकी दस्तरस में होगी, गर्मा गर्म होगी और कनाडा में नहीं होगी, आपके घर में होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाई है, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के मामले रखे, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, हमारे खानों में जायका दे। चाहे हम दाल चावल खाएँ, उसे खाने में बहुत मज़ा आए। दूसरों को बहुत दुआएँ दिया करें, उनके बारे में अच्छा सोचा करें, अच्छा कहा करें, और ये सोच के कि जो आप उनके लिए कहेंगे सबसे पहले वो आपके लिए होगा। तो हमेशा अच्छी बात ही करें। अपने स्ट्रेस को पेपर पे उतार दीजिए और अपनी ज़िम्मेदारी को अपने आस-पास रहने वालों के साथ बाँट दीजिए, ताकि सुबह जब आप बिस्तर से उठें तो थके हुए ना हों, बल्कि नए दिन के लिए बहुत खुश हों। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।